बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर नंबर 3। लेसन नंबर 1 है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मानी होता है लिविंग थिंग्स और डाइवर्सिटी का मानी होता है वैरायटी। वैरायटी का मतलब है जो मुख्तलिफ अक़साम उसके अंदर पाई जाती हैं किसी भी लिविंग स्पीशीज़ के अंदर, उसे हम कहते हैं वैरायटी। मुख्तलिफ अक़साम ये सेम स्पीशीज़ के अंदर भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान भी हो सकती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की अक़साम, उनके करैक्टर्स में कोई डिफरेंस, जो इख्तलाफात पाए जाते हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है ये वैरायटी की मेजरमेंट होती है, यानी कि ये पता चलता है कि इस स्पीशीज़ के अंदर कितनी मुख्तलिफ किस्में हैं, कितने किस्म के करैक्टर पाए जाते हैं, और डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर जो है उनके अंदर कितनी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। इकोसिस्टम आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये इंसान का माहौल के साथ जो तल्लक है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो मुख्तलिफ इकोसिस्टम है, जैसे समुंदर एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट जंगल जो जंगलात हैं वो एक इकोसिस्टम है। इस तरह ये जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं यहाँ एक इकोसिस्टम होगा। तो मुख्तलिफ इकोसिस्टम में पाई जाने वाली ज़िंदा चीज़ों के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज़ होती हैं उसकी मेजरमेंट को, उसकी अक़साम को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मसलन नंबर 1 क्लाइमेट, मौसम, वहाँ के टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, सतह समंदर से बुलंदी कितनी है। पहाड़ी इलाकों में बुलंदी ज़्यादा है, वहाँ डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, डिफरेंट किस्म के पौधे हैं। सॉइल्स, मिट्टी कैसी है, रेतले इलाके हैं वहाँ और किस्म के पौधे होंगे, जानदार होंगे, और मैदानी इलाकों में और तरह के होंगे। तो साइल, मिट्टी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, दूसरी स्पीशीज़ की तादाद जो है वो कितनी है, कम है, ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे बायोडाइवर्सिटी का पता चलता है। ये वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। मुख्तलिफ क्लाइमेट में मुख्तलिफ स्पीशीज़ होंगी, या मुख्तलिफ बुलंदियों पर मुख्तलिफ मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ, और मुख्तलिफ स्पीशीज़ों की तादाद के हिसाब से उनकी वैरायटी डिफरेंट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उसका फैलाव, वो किन इलाकों में ज़्यादा है, किन में कम है। 3 रीजन में अगर हम पूरी दुनिया को तकसीम कर दें, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, टेम्परेट रीजन है, पोलर रीजन्स हैं। ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्म इलाके, वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा अक़साम पाई जाएंगी। टेम्परेट रीजन जो दरमियाने दर्जे का मौसम है, वहाँ पर जो है बहुत सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन काफ़ी होती हैं। पोलर रीजन्स, यहाँ पर बहुत कम स्पीशीज़ पाई जाती। पोलर रीजन्स जैसे ये देखें, अर्थ नज़र आ रही है, ये नीचे और ऊपर के जो ये इनको पोल कहते हैं, नॉर्थ और साउथ के। तो पोलर रीजन्स में जो है वो बहुत कम स्पीशीज़ और उनकी वैराइटीज़ बहुत कम पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के फ़ायदे क्या होते हैं, इसकी अहमियत क्या है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर पौधों के अंदर फ़र्ज़ किया, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं, उनके मुख्तलिफ़ फल हैं, अगर ये ना होते तो हमें ये हमें खुराक मुहैया करते हैं, वो खुराक भी फिर एक ही किस्म की हमने खानी थी अगर उनके अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम ना होती। अब मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें हैं, मुख्तलिफ़ पौधे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हमें खुराक मिल रही हैं। तो ये इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें खुराक में यह होती है। ड्रग्स जो अद्वियात हम हासिल करते हैं ये भी इसी वजह से है। इंडस्ट्रियल मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फाइबर्स, धागे जिससे कपड़ा बनता है। डाइज, कलर्स हैं। रेजन्स, ये जोड़ने वाली चीज़ें हैं। गम्स, गूंद है। एडेसिव्स, ये भी जोड़ने वाले ही होते हैं, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने वाले। रबर, ऑयल वगैरह ये भी पौधों से, जानवरों से हासिल होते हैं। मेक एंड मेंटेन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बनाते भी हैं ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम हैं, और उसे बरकरार भी रखती हैं। रेगुलेटिंग केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसें हैं, कितनी मकदार में हैं, उस सारे को कंट्रोल करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी का बड़ा अहम रोल है। क्योंकि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फ़िज़ा में जाती है, उसकी परसेंटेज को मेंटेन रखते हैं हम। इंसान या जानवर जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो भी माहौल को जाके बनाती है। तो सारे सिस्टम को बायोडाइवर्सिटी बड़ा अहम रोल प्ले करती है एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में। रीसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ये जो हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जज़ब करते हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर मुख्तलिफ चीज़ों के गलने सड़ने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में चली, एक साइक्लिक फार्म में होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, मुख्तलिफ एलिमेंट जो हैं वो एक साइक्लिक फार्म में
मूव करते हैं। इसे कहते हैं रीसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाई अज़ा हैं, ये सारे के सारे रीसाइकिल होते हैं। फर्टाइल सॉइल्स, ज़रहेज़ ज़मीनें, बायोडाइवर्सिटी की वजह से जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होगी ज़मीनें ज़रहेज़ होंगी, कम होगी ज़मीनें कम ज़रहेज़ होंगी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है मुख्तलिफ़ अक़साम के जानदार जो मुख्तलिफ़ जगहों पे पाए जाते हैं, उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। ये मैंने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स उसके लिख दिए। अब नेक्स्ट इसके साथ ही एक टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप बंदी, ग्रुप्स में तकसीम करना। जानदारों को हम मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में और उनके सब ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं ताकि इनको स्टडी करना भी आसान हो और इन जो है वो इनकी पहचान भी आसान हो। मसलन देखें, इंसान पूरी दुनिया में 7 अरब इंसान है, तो हर एक बंदे को अलग-अलग तो स्टडी नहीं हम करते हैं, उसका सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। एक ही बंदे को स्टडी करने से वो 7 अरब का पता चल गया। तो इस तरह एक तो स्पीशीज़ के ग्रुप्स में उनका पता चल जाता है ये कौन से ग्रुप से इसका तल्लुक़ है, पहचान हो जाती है। दूसरा ये उनकी स्टडी में आसानी हो जाती है। तो जानदारों को ग्रुप्स में और छोटे ग्रुप्स में तकसीम करने का जो ये अमल है, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजी की एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सा का मैंने होता है ग्रुप, टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है डेट डील्स विद क्लासिफिकेशन। जानदारों को जो ग्रुप्स और सब ग्रुप में तकसीम करना है, इस ब्रांच को टैक्सोनॉमी कहते हैं। और एक होती है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि किसी इंडिविजुअल को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अबाविदात को स्टडी कर रहे हैं, उनके अबाविदात को स्टडी कर रहे हैं, तो वो नस्ल दर नस्ल जो उनके अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं और वो ग्रुप कहाँ पे जाके एक नस्ल पे जाके मिल जाते हैं आपस में, ये सारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है। तो इस ब्रांच में क्लासिफिकेशन के अलावा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी स्टडी किया जाता है। क्लासिफिकेशन के मकसद क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि इनको इनकी पहचान में आसानी हो और इनके जो है वो स्टडी में आसानी होती है। डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस। जानदारों के दरमियान हम सिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं, मुशाबहतें कौन सी हैं, उनमें मुख्तलिफ़ कौन कौन सी चीज़ें हैं, और फिर ताकि इनका मुतालिया आसान हो। और दूसरा पॉइंट है इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि जानदारों का आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, नस्ल दर नस्ल ये क्या इनका तल्लुक़ किन चीज़ों के साथ है, कौन सी नस्ल पे जाकर ये आपस में मिल जाते। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, क्लासिफिकेशन की बुनियाद के लिए ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, इतना भी आप लिख देंगे तो ये काफ़ी होगा। मसलन पहली बुनियाद ये है कि रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज़म्स। ऑर्गेनिज़म के दरमियान आपस में तल्लुक़ क्या है, एवोल्यूशनरी उनकी हिस्ट्री क्या है, इनके दरमियान कौन सी मुशाबतें हैं इनके करैक्टर्स में, और स्ट्रक्चर में कौन कौन सी मुशाबतें हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की स्टेजेस में क्या सिमिलैरिटीज। डेवलपमेंट ये होती है कि देखिए पहले छोटा जानदार है, वो फिर बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर एक मैच्योर स्टेज पे चला जाता है जहाँ उससे बड़ा नहीं होता। तो ये जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, ये इसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, क्योंकि कैसे डेवलप होकर नशुरमा पा के वो एक ख़ास स्टेज पे पहुँचता। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए। डीएनए के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है। तो ये 6 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। इनको ऐसा आप याद कर लेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बुक के ऊपर मैंने अंडरलाइन की हुई हैं चीज़ें, वो मैं इमेजेस साथ आपको देता हूँ। कितना आप सवाल आपने याद करना है वो आपको एक आइडिया हो जाएगा।